एवरीवन, स्वागत है आपको द नेशन ग्रीन प्लेटफॉर्म में। मैं रोशन कुमार आपको भारत के संविधान की पहली क्लास आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भारत के संविधान में पहली क्लास में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त था। जो कंपनी अभी तक सिर्फ व्यापार करने आया था, लेकिन जैसे ही 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध ब्रिटिश ने जीत लिया, फिर 1765 में बंगाल, उड़ीसा, बिहार के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया, अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के लिए अधिकार प्राप्त कर लिया। तो फिर यह घटना के तहत भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर 1858 में सिपाही विद्रोह हुए, उसके परिणाम जो सामने आया, फिर ब्रिटिश कंपनियां का जो शक्ति था वह ब्रिटिश ताज यानी क्राउन में निहित प्रत्यक्ष रूप से वो अपने हाथों में ले लिया और यह 15 अगस्त 1947 तक लगातार जारी रहा। भारत में मिलने के बाद जब भारत स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ी, तो अमल में लाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हम लोगों के सामने आया। और तो संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेकों विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, क्योंकि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन रूपरेखा निर्माण की गई। 3 घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। उनके बारे में व्याख्या दो कालक्रमों के अनुसार बांटा गया है। पहला कालक्रम में हम यह देखते हैं कि जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन की समय रेखा 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले आप लोग देख सकते हैं। पहला देखिएगा कि कंपनी के नियम जब 1773 से 1857 तक इसमें प्रत्यक्ष रूप से कंपनी शासन कर रही थी भारत में। फिर जैसे ही 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ, तो उसके परिणाम से जब सामने ब्रिटिश कंपनियों को काफी नुकसान पहुंचा,
तो फिर यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह क्राउन नियम के अनुसार चलने लगा। तो ये देखिए कंपनी के नियम जो सीरीज बाय जो कैसे कैसे यहाँ पे भारत में इम्प्लीमेंट किया गया था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला देखिएगा कि इसमें है देखिए कैसे संवैधानिक विकास हुआ। तो पहला देखिए यहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद फिर भारत में संविधान के कालक्रम को देखते हैं। तो हम लोग पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान लें। इसमें जो एक्ट आया था वो किस प्रकार से क्या क्या प्रावधान थे। तो पहला पॉइंट देखिएगा तो इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और ऐसा बनने वाला पहला लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा तो इसमें कहा गया है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मतलब उसको हेल्प के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद की निर्माण की गई। आगे देखिएगा तो तीसरा पॉइंट है कि मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसियां बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई। मतलब दो प्रेसिडेंसी और अलग से था जो मद्रास और बम्बे वो बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन आ गए, मतलब गवर्नर जनरल के अधीन। तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट देखिएगा कंपनी के कर्मचारी जो उस कंपनी के कर्मचारी था ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके कर्मचारियों को निजी मतलब पर्सनली व्यापार करने और भारतीय लोगों से मतलब यहाँ के जो भारतीय लोग थे मूल निवासी भारत के थे उन लोगों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई। अगला पॉइंट देखिएगा तो इसमें बोला गया है कि भारत में अपने राजस्व मतलब रेवेन्यू, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देने के लिए बाध्य किया गया। मतलब भारत कंपनी के इसमें कहा गया कि भारत में अपने राजस्व मतलब रेवेन्यू और नागरिक और सैन्य की जानकारी देने के लिए बाध्य किया गया, मतलब देना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए इसमें कहा गया है कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए मतलब 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसी के उपरांत में 1774 में बंगाल में पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापना की गई और इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। मतलब जो पहला इंडिया में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब की गई थी तो उसका पहला सीजीआई सर एलिजा इम्पे थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई तो आपको एक शब्द में जवाब देना है बंगाल में। अगला पॉइंट देखिएगा तो इसमें कहा गया इस कंपनी के संविधान में बदलाव किए गए। मतलब उसका जो यहाँ से जो मतलब 1773 में मतलब जो पहले जिस तरीका से चला रहा था उसको फिर कुछ बदलाव करके मतलब नियमित रूप से यहाँ से प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट देखिएगा इसमें बोला गया है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब इसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, 20 साल तक ये लागू रहेगा। आगे देखिए इसके बाद फिर
1971 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी। फिर उसको सुधार करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम फिर लाया गया। इसमें देखिए क्या क्या इम्प्लीमेंट उस टाइम हुआ। तो इसका पहला देखिए पॉइंट क्या कहा गया कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उनकी आधिकारिक क्षमता के लिए किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से उसको कुछ बेनिफिट मिला। अगला पॉइंट इसमें देखिएगा तो लिखा गया कि राजस्व कलेक्टरों और कंपनी अदालतों के न्यायिक अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई। मतलब जो राजस्व रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसके और कंपनी के अदालत के न्यायिक अधिकारियों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से उसको भी छूट मिला। अगला पॉइंट देखिए इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का भौगोलिक क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता तक ही सीमित हो गया। मतलब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके उपरांत में 1774 में जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वह बम्बे और मद्रास तथा कलकत्ता तीनों को ज्योग्राफिकल रेंज से यह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। लेकिन 1781 में जो जब उसको सुधार संशोधन करके फिर उसने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का भौगोलिक क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता तक ही सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कहा गया कि इस अधिनियम का मकसद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई गलतियों को ठीक करना और सुधारना था। पहले ही हम बता चुके हैं कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसको कमियों के दूर करने के लिए ही 1781 में संशोधन अधिनियम आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसमें बोला गया है कि इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शिकायत से निपटने के लिए एक नई न्यायालय प्रणाली की स्थापना की गई। मतलब इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शिकायत अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ गलती करता उसके खिलाफ शिकायत से निपटने के लिए एक नई न्याय प्रणाली का गठन 1781 संशोधन अधिनियम में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में देखिए क्या क्या कहा गया है। इसमें पहला पॉइंट देखिए इसमें बोला गया है कि इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट मतलब वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को अलग कर देगा। मतलब 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉर्पोरेट यहाँ देखिएगा कॉर्पोरेट मतलब वाणिज्यिक व्यापार और राजनीतिक रूप के से जो भी गतिविधियां घटित थी उसको दोनों को अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए तो इसमें कहा गया कि कंपनी का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता था जबकि ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। मतलब जो कंपनी था उसका प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता था जबकि अलग ब्रिटिश सरकार था उसका प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कहा गया है कि गवर्नर जनरल को वीटो की पावर देगी। मतलब वो गवर्नर जनरल कितना पावर दी गई तो किसी भी निर्णय को वह उस निर्णय से मानने का या पलटने का अधिकार उस गवर्नर जनरल को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए इसमें कहा गया है कि गवर्नर जनरल की परिषद
जो 1773 में गवर्नर जनरल की परिषद हेल्प करने के लिए जब परिषद बनाया गया था, उसमें 4 थे। इस क्विट्स इंडिया एक्ट में 1788 में जो आया उसको उसमें से 1 हटाकर 3 कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो इसमें कहा गया इन सदस्यों में से एक भारत में ब्रिटिश क्राउन की सेवा का कमांडर इन चीफ बनाया गया। मतलब कि भारत इस ब्रिटिश क्राउन की जो सेना था, कमांडर इन चीफ था, उसमें से एक को भारत का भी बनाया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें कहा गया है कि मद्रास और बम्बे की जो प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। मतलब मद्रास और बम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी वह गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो इसमें बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो इसमें कहा गया कि कूटनीति, युद्ध और राजस्व से जुड़े मामलों में बंगाल को ज्यादा अधिकार दिए गए। मतलब कूटनीति तथा युद्ध और राजस्व से जुड़े मामलों में बंगाल को यह ज्यादा अधिकार दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें कहा गया कि भारत में विजय और प्रभुत्व बढ़ाने की योजना को अंजाम देना इस देश की इच्छा, सम्मान और नीति के खिलाफ था। इसमें यह कहा गया कि भारत में विजय और प्रभुत्व बढ़ाने की योजना जो अंजाम देना इस देश की इच्छा, सम्मान और नीति के खिलाफ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के मुताबिक कंपनी की संपत्ति को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ये पहला ऐसा एक्ट था जिसमें यह कहा गया कि कंपनी के संपत्ति को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें कहा गया है कि यह एक 1773 के विनियमन अधिनियम के कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। मतलब पहले जो भी एक्ट आया था उसमें जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए यह एक्ट पारित किया गया और यह 1858 तक लागू रहा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया कि यह एक 1773 के विनियमन अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया और यह एक 1758 तक लागू रहा। मतलब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था।